समर्थन से इजराइल को जोश, हमास के उड़े होश। इजराइल को समर्थन के लिए दुनिया के बड़े नेता लगातार तेल अवीव पहुंच रहे हैं। जो बाइडेन के बाद ऋषि सुनाक पहुंचे हैं। जर्मन चांसलर 2 दिन पहले आए थे। साथ ही इजराइल जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं गाजा में मानवीय सभ्यता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ न कुछ वहां पर मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। राफा क्रॉसिंग फिलहाल बंद है, जिसे खोलने के लिए बातचीत हो रही है। आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं दोनों ओर मौत का आंकड़ा कितना है। गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़कर लगभग 3,800 के आसपास 3,785 हो गया है। घायलों की तादाद 12,000 है। वहीं इजराइल में जो आंकड़ा है आपने देखा 1,400 है। जो गाजा में जो वेस्ट बैंक हो उसका भी आंकड़ा हम आपको बताएंगे, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी लोग मारे जा रहे हैं। गाजा पट्टी नीचे, वेस्ट बैंक उधर है, वहां पर भी 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,300 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या करीब 4,500 हो गई है इजराइल में। अब हम आपको दिखाते हैं कौन से बड़े नेता इजराइल पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के पीएम, जर्मनी के चांसलर तेल अवीव जाकर समर्थन दिखा चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भी इजराइल पहुंचेंगे। इमैनुअल मैक्रो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इजराइल अगर जमीनी हमला करता है तो उसके सामने चुनौतियां क्या होंगी। गाजा की आबादी बहुत सघन है। सबसे घनी आबादी वाला विश्व में यह इलाका है, लिहाजा इमारतों का वहां पर एक जाल है। शहर की गलियां, सड़कें सक्रिय है। सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क है। हमने आपको बताया था लगभग 12 से 18 जो सुरंग बने हुए हैं कई किलोमीटर के। उनकी वजह से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथ ही स्नाइपर हमलों का खतरा होगा। आतंकी छिपकर निशाना लगा सकते हैं। इसके साथ ही इजराइल के बंधकों को नुकसान या फिर खतरा होगा। हमास के रॉकेट्स और मोर्टार का भी खतरा बना रहेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। हमास को इतिहास बनाने का नेतन्याहू का संकल्प आज 13वें दिन भी ताबड़तोड़ अटैक बनकर गाजा पर बरसा। हवाई हमले के साथ साथ इजराइल गाजा बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स की जबरदस्त घेराबंदी है। जमीनी हमले के लिए टैंक तैयारी में गाजा बॉर्डर पर तनतना रहे हैं। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान के बॉर्डर तक तोपों और टैंकों की तैनाती कर दी गई है। अस्पताल में हुए हमलों के बाद ऐसा लगा था कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आएगा, लेकिन लग रहा है कि जल्द ही इजराइल हमलों की रफ्तार बढ़ाने वाला है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों पर पूरी ताकत से हमला बोलने वाला है। गाजा में मची ये तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल गाजा पट्टी को ध्वस्त करने के प्लान में और आक्रामक हो गया है। मलबे के नीचे दबे 2 बच्चे आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। उनके ऊपर मलबों का इतना ढेर पड़ा है कि वो हिल भी नहीं सकते। आसपास मौजूद लोग बच्चों को बचा तो लेते हैं, लेकिन ये तबाही का आलम पूरे गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही के 13 दिन की गवाही दे रहा है। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए इस भयानक हमले के बाद उंगलियां इजराइल पर उठी। सवाल उठा कि हमास पर हमला तो सही है, लेकिन बदले की रौ में बेकसूरों को मौत के घाट उतारने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। इजराइल को पहली बार इस युद्ध में नैतिक सवालों का सामना करना पड़ा। हमास के हमले से उपजी सहानुभूति अस्पताल पर हमले के बाद खत्म होती दिख रही थी, लेकिन अमेरिका मददगार बनकर खड़ा हो गया। इजराइल को बेकसूरों की मौत के गुनाह के दाग से क्लीन चिट दे दी। गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला इस युद्ध का एक अहम टर्निंग पॉइंट अब भी बनता दिख रहा है। इजराइल पहली बार निशाने पर है। कई पश्चिमी देश भी इजराइल की तरफ शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में गाजा पर प्रस्ताव का समर्थन किया। ब्रिटेन ने कहा है कि जांच के बाद ही तय करेगा कि हमला में किसका हाथ था। जर्मनी इजराइल पर गाजा में मानवीय सहायता पहुंचने देने का दबाव डाल रहा है। और ये सब तब जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक भी तेल अवीव पहुंचे और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी। इजराइल पूरी ताकत से ये साबित करने में लगा है कि गाजा के अस्पताल पर हमला उसने नहीं किया। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार सफाई दे रही है, वीडियो जारी कर रही है, कह रही है कि उसके पास सबूत है कि हमास का रॉकेट ही मिसफायर हुआ। एक वीडियो देखिए। अरब मूल की इजरायली सैन्य अफसर कह रही है कि अरब देश गलतफहमी में न रहे। ये युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। एक मोर्चा युद्ध का मैदान है तो दूसरा प्रोपेगेंडा का भी है। लेकिन 13 दिन बाद भी इजराइल हमास की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कल बाइडेन के तेल अवीव से रवाना होते ही हमास ने फिर से रॉकेट दागने शुरू कर दिए।
अभी यहाँ पर रॉकेट अलर्ट आया है और सारी गाड़ियाँ कोने में लगाई जा रही हैं। तनावपूर्ण स्थिति है। यहाँ से हम लोग को भी निकलने को कहा जा रहा है, लेकिन आज तक आपको लेटेस्ट रिपोर्ट इस समय दिखा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के जाते ही यहाँ पर एक नहीं ये दूसरी बार एक रॉकेट अलर्ट साउंड किया और आयरन डोम एक्टिवेट हुआ। एक रॉकेट को तो रोक लिया गया, लेकिन एक रॉकेट संभवतः यहाँ समुद्र में आकर गिरा है। इजरायली डिफेंस फोर्स प्रमुख का बड़ा बयान आया है। कहा अब भी देश में 7 अक्टूबर को घुसे आतंकी हो सकते हैं। बीती रात गाजा भागते हुए एक आतंकी को इजरायली सेना ने पकड़ा है। गाजा बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अमेरिका लौटते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक तेल अवीव पहुंचे। कहा आतंकवाद के खिलाफ हमेशा इजरायल के साथ रहेंगे। इजरायल हमास जंग को लेकर इस बीच चीन का पहला बयान आया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले फौरन युद्ध रुके, समाधान के लिए अरब देशों से बातचीत करेंगे। अब इजरायल हमास से फाइनल बदला लेने की तैयारी में है। गाजा सीमा पर टैंकों का जखीरा इंतजार कर रहा है। इजरायल के टैंक बस गाजा में घुसने के आदेश की ताक में है। गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को चुन चुन कर सफाया ही इजरायल का आखिरी मकसद है। मैं इस वक्त नेगेव डेजर्ट के बिल्कुल दक्षिण में हूं। यहां से इजिप्ट और साउथ मोस्ट गाजा सिर्फ कुछ 100 मीटर के फासले पर है और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में यहाँ आर्टिलरी पिट्स खोदे जा रहे हैं बुलडोजर को इस्तेमाल करते हुए। आप देख रहे हैं टैंक्स लगे हुए हैं। यहाँ से गाजा सिर्फ 200 से 250 मीटर दूर है और जब ये टैंक्स फायर करेंगे और जब ये आर्टिलरी गन्स फायर करेंगी तो उनका फायर सीधा गाजा के अंदर जाएगा। ये मीडियम आर्टिलरी देखिए आप, टैंक्स की पूरी रेजिमेंट लगी हुई है यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में और जो पिट्स है उनके अंदर जो आर्टिलरी गन्स लगी हुई है वो मीडियम आर्टिलरी है जो लगभग 40 से 45 किलोमीटर अंदर फायर कर सकती है। गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। जल्दी से अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं 2-3 बड़ी चीजें जो है, क्योंकि रफा क्रॉसिंग की बात हो रही है, वहीं से एक रास्ता खुल सकता है उन फिलिस्तीनियों के लिए जो फंसे हुए हैं। देखिए बहुत सारी मुश्किलों का वहां पर सामना कर रहे हैं, खास तौर पर बच्चे, महिलाएं, जिनकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तो आइए आपको बताते हैं रफा क्रॉसिंग के बारे में। आपको जानना जरूरी है क्योंकि पूरी गाजा पट्टी में यही एक रास्ता है जो इजरायल के कब्जे में नहीं है और जहां से गाजा पट्टी से बाहर निकला जा सकता है। ये देखिए, ये है रफा क्रॉसिंग। ये पूरा का पूरा जो आप सफेद में देख रहे हैं हिस्सा, ये लाल वाला हिस्सा भी जहां पर अटैक्स हो रहे हैं। यहां पर आप समझ रहे होंगे कि रफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी के दक्षिण में है। इजिप्ट, मिस्र यहां पर है, इसीलिए यही एक रास्ता है। वरना तो जितने बॉर्डर्स है गाजा पट्टी के वो सारे के सारे इजराइल से जुड़े हुए हैं। तो इजराइल के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए अगर रास्ता है फिलिस्तीनियों के लिए तो वो सिर्फ रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र में जाने का रास्ता है। मिस्र के कब्जे में है ये जगह, ये जहां से उन्हें जाना है। मिस्र ने फिलहाल इसे बंद किया हुआ है और बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। मिस्र के सिनाई में है और इजराइल के कब्जे से बाहर ये वाला इलाका है। ये एक लाइफलाइन समझिए आप, जो फिलिस्तीनी यहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें जाना है, निकलना है वहां से इस हमले के बीच में, उनके लिए आप समझिए कि ये लाइफलाइन है। लेकिन रफा क्रॉसिंग को मिस्र अभी खोल नहीं रहा है। इसके एक और लोगों का हुजूम जमा है। दूसरी ओर मानवीय मदद के लिए ट्रक्स खड़े हैं। गाजा पट्टी में 2 और बॉर्डर्स हैं, लेकिन दोनों इजराइल के कब्जे में है और इसीलिए अगर ये खुलता है तभी असल ह्यूमैनिटेरियन या फिर मानवीय जो सहायता देने की कोशिश होगी। यहां पर सहायता के लिए बहुत सारे ट्रक्स भी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है खान यूनुस, यहां पर बहुत भारी भीड़ हो गई है क्योंकि यहां से भी जो लोग थे उत्तरी गाजा पट्टी में जहां पर हमले हो रहे थे वो सारे के सारे यहां आ गए हैं। खान यूनुस जैसे सेंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों बंद है रफा क्रॉसिंग। मिस्र हो, जॉर्डन हो, बहुत सारे देश हैं, वो नहीं चाहते हैं कि शरणार्थी वहां पर आए क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइसिस का उनको भी सामना करना पड़ेगा। उनके लिए भी एक सिरदर्द उन देशों के लिए बन जाएगा। शायद इसीलिए ये क्रॉसिंग वहां पर नहीं खुलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अगर आप देखें, इजराइल ऑब्वियसली नहीं आने देना चाहता है। उसने तो वैसे ही चारों तरफ अपने टैंक्स वगैरह लगा दिए हैं। इरेज वाला जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं गाजा सिटी पे, तो ये लाल और सफेद हिस्सा पूरा गाजा पट्टी है और ऐसे में अब रास्ता उनके लिए नहीं दिख रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गाजा जो फिलिस्तीन के समर्थन में कई देशों में जबरदस्त विरोध हो रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। शिकागो हो, न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो,
अमेरिका में जो बाइडेन के पहुंचने के बाद देखिए तो बाइडेन के खिलाफ और आजाद हो फिलिस्तीन, रोम, इटली, लंदन, इंग्लैंड, इस्तांबुल, तुर्की, तमाम देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में ये नारेबाजी हो रही है और भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं गौरव भाटिया जी। फिलिस्तीन के समर्थन में विश्व भर में प्रदर्शन हो रहा है। अस्पताल पर अटैक एक टर्निंग पॉइंट बना। कई लोग हैं जो अब ये साफ मानते हैं कि मतलब क्या एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब 1,500 लोग मारे गए तो आप लगातार अटैक्स कर रहे हैं, उसमें आम लोग भी मरते जा रहे हैं। क्या एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस अटैक में होना चाहिए? मतलब इतने मारे गए हैं तो आप कहां तक जाएंगे? हमास का अंत कर देंगे, लेकिन उसका कोलैटरल ये भी तो है कि वहां पर कई लोग मारे जा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह भी है कि देश के अंदर कई आवाजें हैं, जिसमें मैं विद्या चौहान जी को दिखाना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को कि शरद पवार ने क्या कहा है। यह आवाज भी है गौरव भाटिया जी, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि शरद पवार की बात को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने कहा है पूरी जमीन फिलिस्तीन की है, इजराइल ने अतिक्रमण किया है, यानी इजराइल के खिलाफ, जबकि वी आर विद द पीपल ऑफ इजराइल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। भारत ने अब तक फिलिस्तीन का साथ दिया है, पहली बार भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। अटल बिहारी वाजपेयी भी फिलिस्तीन के साथ थे, ये भी कहा है शरद पवार ने, जो कि सच है, उनकी कई बाइट्स भी हैं। और उन्होंने हमास को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है समर्थन में। गौरव भाटिया जी, दोनों ही सवालों पर आपका जवाब। आज 13वां दिन है जंग का। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, पहले तो एक बात हमें स्पष्ट जाननी होगी, भारत की जो विदेश नीति है उसकी सराहना पूरे विश्व में होती है। और मैं शुरुआत करूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया था, क्या कहा था कि आतंकवाद की हम आलोचना करते हैं, और ये सत्य बात है कि भारत ने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया है और विश्व पटल पर हमने आतंकवाद की हमेशा खिलाफत करी है। हम सब जानते हैं किस तरह से जो मासूम यहूदी थे उनको मारा गया, क्योंकि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया, क्या कहा उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन में शांति चाहते हैं। मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य है। साथ में उन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके मानव अधिकारों की भी हमें चिंता है। और तीसरी बात, भारत ने हमेशा मदद भी करी है, चाहे वो फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो। अब कूटनीति में यहां सुशांत सरीन जी बैठे हैं, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, राष्ट्र हित में एक स्टैंड लिया जाता है और ये स्टैंड लेने का अधिकार संविधान के तहत केवल और केवल केंद्र सरकार को है। इसमें कोई राजनीतिक दल, जो चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, इसको दखल नहीं देनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि कूटनीति में यह भी बड़ा मायने रखता है कि हस्तक्षेप करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कितना करना है, और उसके बाद कब करना है। मैं पूछना चाहता हूं, शरद पवार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी जी हो, क्या इनको नहीं चाहिए कि अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो आप वो सुझाव चुनी हुई सरकार को दे सकते हैं, जो आपकी भी सरकार है, इस पे वक्तव्य क्यों देना। और ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नैरेटिव ये है कि तुष्टीकरण हम लोग करेंगे और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि कुछ 100 वोट हमारे भारत में बढ़ जाएंगे। मैं ये कहूंगा सारे दलों को कि भारत इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा है, और ये राजनीतिक दल जो है, ये सारे के सारे राजनीतिक दल अपनी सरकार के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ जो है खड़े हो जाए। यही नैतिकता का पैमाना होगा और यही संवैधानिक दृष्टि से भी उचित होगा। एक बात मैं और कहूंगा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसा विपक्ष है। एक काउंटर क्वेश्चन है, ये ठीक बात है, आपने नपे तुले अंदाज में सही बात कही है कि पूरे देश को एक लाइन के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोई सुझाव हो तो आपस में दे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जब एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कह देते हैं कि फिर वो अपनी बेटी को शरद पवार भेज दे गाजा हमास के लिए, कि वो हमास के लिए जंग लड़े, क्या आपको लगता है ये उचित है?
अंजना जी, एक भारतीय होने के नाते मैं एक बात बताऊंगा। आज देश में माहौल यह है कि हर भारतीय आहत है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जंग हो रही है यहूदियों में और फिलिस्तीनियों में, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति और लाशों पे राजनीतिक गिद्ध बन गए हैं यहां के विपक्षी पार्टी के दल। मैं पूछना चाहता हूं, कितना उचित था? CWC अपना रेजोल्यूशन लाती है और हमास की निंदा नहीं कर पाती है। वो इस बात को भी अनदेखी कर देता है कि भारत का और प्रधानमंत्री जी ने क्या स्टैंड लिया है। एनसीपी पे आते हैं, शरद पवार जी तथ्यात्मक रूप पे गलत हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा यहूदियों ने कब्जा किया है फिलिस्तीन पे। हाँ। ये सच नहीं है। उनको इतिहास का पता भी नहीं है। उनको रेजोल्यूशन जो आया था 1948 में उसका भी पता नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? यहूदियों ने तो जमीन खरीदी थी वहां पे, और रेजोल्यूशन ये आया था कि दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक इजराइल का होगा, एक फिलिस्तीन का होगा। इजराइल ने माना रेजोल्यूशन को, फिलिस्तीन ने नहीं माना। तीसरी बात, दर्द तब भी होता है जो असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं, वो फिलिस्तीन का झंडा लगा के रैली कर रहे हैं। वो किसको संबोधित करना चाहते हैं? क्या ये हम लोग समझते नहीं हैं? और इसीलिए मैं कहता हूं, जो बात नितिन गडकरी जी, पीयूष गोयल जी ने कही है, वही बात हर नागरिक देश का कह रहा है कि इस वक्त चुप्पी साधे रहो, गैर जिम्मेदार विपक्ष मत बनो, देश के साथ खड़े हो जाओ, कुछ वोटों के लिए अपना ईमान मत बेचो। विजय जी, इस पर जवाब दीजिए। क्या आपको नहीं लगता है ऐसे नाजुक घड़ी पर पूरे देश की एक लाइन होनी चाहिए? और फिलिस्तीन के समर्थन में, ये विदेश मंत्रालय ने बाकायदा साफ कहा है कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। और जब यह आतंकी घटना 7 अक्टूबर की हुई तो पीएम ने उस पर कहा कि हम इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। विद्या जी। जी देखिए, गौरव भाटिया जी इस तरह से कह रहे हैं और भाजपा के लोग इस तरह से कह रहे हैं कि जैसा कांग्रेस है, चाहे एनसीपी है, चाहे विरोधी पक्ष है, ये सब खिलाफ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो भी झूठ था क्या? बोलेंगे क्या ये लोग? तो ये जो है ना, ये राजनीतिक दलों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम पूरा देश करके, हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा रह के इसका विरोध करे, आतंकवाद का विरोध करे। लेकिन ये बात नहीं बताते, ये हमारी देश की जो नीति है ये पहले से है। इंदिरा जी हो, चाहे बाद में राजीव गांधी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार हो, हमारी एक ही लाइन है कि भाई हमें हमास को सपोर्ट, या हमास हो चाहे कोई आतंकवाद हो, उसको सपोर्ट करना नहीं है। लेकिन असम के जो सीएम है, जो वहां पे कहते हैं कि सुप्रिया सुले जी को वहां भेजिए, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप किस हद तक जा सकते हो। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। ये बड़ी खबर है। इस खबर के बहुत दूरगामी मायने हैं। उस मायने को अगर आप समझें तो देखिए, आप लोग जो लगातार आरोप लगा रहे, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और अगर पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट से पीएम बातचीत कर रहे हैं तो ये साफ संकेत है कि जिस तरह की परिस्थितियां पैलेस्टीन में बन रही हैं, फिलिस्तीन में बन रही हैं, उसको लेकर पीएम चिंतित हैं। और इसीलिए महमूद अब्बास से, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आप लोग, मैम, एक विद्या जी, एक काउंटर पॉइंट है मेरा, आप लोग फर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या जानबूझ के राजनीतिक सूझबूझ की कमी दिखाना चाहते हैं? जो गाजा के हॉस्पिटल में लोग मरे थे, उस पर प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत करके दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट करके भी दुख जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हम उस मांग के साथ हैं जहां पर फिलिस्तीन की मांग हो रही है, उनके अपने जमीन की बात हो रही है, अपने देश की मांग की बात हो रही है, हम उसमें फिलिस्तीन के साथ हैं। आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी का बार बार नाम लेती हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने हमास के लिए कुछ बोला था? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमास के आतंकी संगठन के खिलाफ आप लोगों की जुबान क्यों नहीं खुलती है? मैं तो ये पूछना चाहती हूं आपसे सीधा। 7 अक्टूबर की निंदा शरद पवार या आप क्यों नहीं करते हैं?
हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आप हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आतंकवाद हमास का हो चाहे किसी का भी हो, हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहते हैं। भाजपा ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शांतता चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। भारत में हमारे देश में भाजपा का असली रूप क्या है वो सबको मालूम है। चाहे आप दिखाओ या न दिखाओ, लेकिन ये तो सब जग जाहिर है, उसमें क्या है। और ये बार बार हम विरोधी पक्षों को आप इस तरह से पूछेंगे तो ये गलत बात है। बिल्कुल नहीं, लोग ये चाहते बिल्कुल हैं नहीं। कि चाहे मिस चौहान हो चाहे पैलेस्टाइन मिस चौहान, मैंने गौरव भाटिया से भी पूछा उनकी सरकार का स्टैंड। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। मिस चौहान, आप मेरी बात सुनिए। मैंने गौरव भाटिया से भी पूछा उनका स्टैंड, और आपका जो स्टैंड है उस पर आपसे भी सवाल पूछूंगी। अगर जानकारी का अभाव होगा तो आपको भी दूंगी, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, उसके बाद 12 अक्टूबर को बाकायदा बयान दिया है। इंडिया बिलीव्स इन इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। फिलिस्तीन, आजाद फिलिस्तीन की अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? ये भारतीय विदेश मंत्रालय ने बोला है मैम, मैं तो वर्बाटिम कोट करके आपको बता रही हूं। तो और पीएम ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बात की है। नया स्टैंड कहाँ है? जी बोलिए। देखिए, हमारे देश की पहले से ये नीति रही है। हाँ। ये आज कुछ नया स्टैंड नहीं लिया है, लेना ही चाहिए। समझ गए ना? जो ये लिया है वो लेना ही चाहिए था स्टैंड। ये कोई गलत, ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, यही स्टैंड होना चाहिए। लेकिन वो पहले होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आज हुआ है जब एक अस्पताल के ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद हमारे मोदी जी ने ये बयान दिया है, वो पहले ही आना चाहिए था। फिर गलत समझ रही हैं आप, फिर गलत समझ रही हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ मैम। देखिए, अस्पताल में कब अटैक हुआ है? 17 अक्टूबर। मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं बहुत सही समझ रही हूँ। मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ ना। विद्या जी सुनिए ना, विद्या जी अगर गलत हो फैक्ट्स तो आप मुझे टोक दीजिएगा फैक्ट्स बता के। 17 अक्टूबर को ये हमला हुआ है हॉस्पिटल पे। ये विदेश मंत्रालय का बयान 12 अक्टूबर का है। ये हॉस्पिटल पर हमले के बाद नहीं है। हॉस्पिटल पर हमले के बाद पीएम ने जरूर राष्ट्रपति से बात की है, महमूद अब्बास से, और वो पूछ रहे हैं कि क्या वहां पर जो लोग मारे गए हैं उनका हाल है। गौरव जी एक छोटा सा, क्योंकि अब मैं अन्य मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ, गौरव जी छोटा सा जवाब उनकी बातों का। वो कह रही हैं कि शुरुआती में ही आप लोगों ने पैलेस्टीन के लोगों के साथ खुल के समर्थन नहीं दिखाया जब अटैक शुरू हुए। हाँ, देखिए उसका उत्तर तो आप भी दे चुकी हैं, मैंने भी बताया है। आज भी विदेश मंत्रालय का बयान क्या आया है, भारत का जो स्टैंड है वो स्पष्ट है। लेकिन हो क्या रहा है, आतंक की चिंता गुल है और तुष्टीकरण की राजनीति फुल है। इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वरना शरद पवार जी 18-19 तारीख को क्यों ये बात उठाते हैं? और वो जानते हैं कि भारत का स्टैंड तो यही है कि हम कहते हैं कि फिलिस्तीन को पूरा दर्जा राष्ट्र का मिला है और मिलना चाहिए, और स्वतंत्र और संप्रभुता वाला देश होना चाहिए। अब इस बात पे क्यों शरद पवार ने बोला? दूसरी बात, शरद पवार जी सांसद हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। मेरे हाथ में संविधान है अंजना जी, संविधान में शेड्यूल 7 है और इसमें लिस्ट 1 है। केंद्र सरकार के तत्वाधान में क्या आता है, एंट्री 10 एक बहुत विशेष है, मैं पढ़ देता हूं। विदेश कार्य सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो विपक्ष के नेता होंगे वो इस तरह के बयान देंगे, जाके किसी देश के दूतावास से मिलेंगे, क्यों करेंगे आप बताइए? आप ही बताइए ना, तुष्टीकरण कैसे हो गया? एम्बेसी उस सरकार की नीतियों का फिलिस्तीन के तुष्टीकरण ऐसे आ गया। हाँ। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। तुष्टीकरण बताता हूँ कैसे आता है। कैसे? जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बच्चों के सर काटे जाते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे होते हैं, तो वो आतंकवादी गलत ही सही इस्लाम का पालन करते हैं। वो कहते हैं इस्लाम हमारा धर्म है। वो गलत कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इस्लाम धर्म है। इन लोगों को ये दिखाई देता है अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। अगर उसकी आलोचना कर देंगे तो इनके वोट कम हो जाएंगे। ये भूल जाते हैं भारत का मुसलमान जो है वो शांति प्रिय है, वो अपने देश से प्यार करता है। ठीक है, विद्या जी कुछ बोल रही है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत। ठीक है,
मैं आपके बीच में बोला नहीं था मैडम। गौरव जी आपकी बात पूरी हो गई ना। भाषा का इस्तेमाल, लेकिन आप लोग भी इतने गंभीर जंग में, जहां इजराइल वर्सेस हमास संगठन, आतंकी संगठन हमास की जंग हो रही है, इसको भी मुस्लिम बैशिंग के लिए एक मौका नहीं समझना चाहिए ना। ये भी एक बड़ी बात है गौरव जी। नहीं, ओवैसी जी क्या कर रहे थे मैं पूछ रहा हूं, अंजना जी बताइए। अच्छा, CWC रेजोल्यूशन में हमास की निंदा क्यों नहीं हुई, आप बताइए। तीसरी बात, शरद पवार जी क्यों कूद पड़े, बताइए। विदेश नीति का मामला है, विद्या जी एक छोटा उनका सा जवाब। क्षेत्र अधिकार नहीं है। मैंने विद्या आपको 3 उदाहरण तो अभी दे दिए। ठीक है। समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क बताते हैं ये हमारा रूहानी रिश्ता है। रिश्ता तुम्हारा है रूहानी और हमारा रिश्ता है हिंदुस्तानी। अच्छा, क्या ये नहीं पूछा जाएगा? विद्या जी छोटा सा जवाब, अन्य मेहमानों के पास जाओ। जी देखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर में जब हुआ, मोदी जी आज तक मणिपुर में क्यों नहीं गए? क्यों जाना नहीं चाहते हैं? क्यों डरते हैं जाने के लिए? एक सीधा सवाल है, आज तक मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? इजराइल के बारे में बोल रहे हैं, पैलेस्टाइन के बारे में बोल रहे हैं, हमास के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में मणिपुर में इतनी महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, इतनी गंदी तरह से उनके साथ लोग पेश आए, लेकिन आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं गए? सिर्फ इस पर स्पेसिफिक जवाब गौरव जी। बिल्कुल, पहली बात, कब जाने वाले हैं? जब संसद के पटल पर बोले तो कांग्रेस पार्टी भाग कर दिया। दूसरा, अमित शाह जी स्वयं मणिपुर गए। तीसरा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम वहां पे 20 दिन खुद रहे थे। अरे, समस्या का समाधान निकालने के लिए वो प्रधानमंत्री जी वहां गए, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि मणिपुर में जो ठोस कदम उठाने थे वो उठाए जा रहे हैं, और इसलिए मणिपुर की जब बात आप करते हैं और तुलना करने लगते हैं जो वहां फिलिस्तीन में हो रहा है, तो खुद दुख होता है कि आप लोगों के पास चर्चा के लिए कोई ठोस आधार नहीं। ठीक है, सुशांत सरीन जी, अब मैं आपके साथ आती हूँ, नए सिरे से पूरी बहस को आगे ले जाते हैं। ऋषि सुनाक वहां पर पहुंचे हैं, जो बाइडेन के बाद ओलाफ शोल्ज भी गए थे, मैक्रोन भी जाने वाले हैं। सहायता मिल रहा है, लेकिन यूएन में जब रेजोल्यूशन गाजा को लेकर आता है, तो यही देश अस्पताल में हुए हमले के बाद थोड़ा डगमगाते हुए दिखते हैं। इजराइल का जोश हाई दिख रहा है, और जिस तरह से ग्राउंड पे हमारे सहयोगी बता रहे हैं, वहां पर उन्होंने टैंक्स को बिल्कुल बॉर्डर पे तैनात। आप क्या देख रहे हैं होता हुआ, और कब तक आगे, क्या मतलब कहां तक, मतलब नेतन्याहू जो ये हमास का अंत करना है, ये कहां तक होगा? ये क्या कलेक्टिव पनिशमेंट एक पूरे वहां पर रह रहे लोगों को मिल रहा है? मैं दोनों पर्सपेक्टिव पे आपसे बात करना चाहती हूँ। अंजना जी, पहली चीज तो मेरे ख्याल ये है कि आप कौन से हमले की बात कर रही हैं अस्पताल के ऊपर? वो एक दुष्प्रचार था। एक बम जरूर गिरा वहां पर, और वो बम अस्पताल के ऊपर नहीं गिरा, वो अस्पताल के पार्किंग लॉट पे गिरा। उससे क्षतिग्रस्त 3 या 4 गाड़ियां हुई, और कुछ और गाड़ियों को और थोड़ी बहुत क्षति आई। अब अगर वहां पर कुछ लोग बाग थे, वो कितने थे ये पता नहीं, लेकिन ये जो 500, 800, 1000 का नंबर है, ये टोटली बेबुनियाद है, इसका कोई औचित्य नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि वो जो हमला हुआ या जो बम गिरा वहां पर, जो जिस तरीके के बम इजराइल यूज कर रहा है, उस बम के कुछ अपने निशान वो छोड़ता है जहां पर भी वो गिरता है, और वो निशान यहां पर नहीं थे। ये निशान उसके साथ ज्यादा कंसिस्टेंट हैं जिस तरीके के रॉकेट। सुशांत जी की बात एक बार दिखा दीजिए, वो हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा दीजिए, वो जो पार्किंग एरिया है उसके क्रेटर की वो बात कर रहे हैं। हाँ, अपनी बात पूरी करें आप। ठीक है ना, वो गड्ढा जो है वो उसके साथ ज्यादा कंसिस्टेंट है, जो हमास या जो इस्लामिक जिहाद टाइप के जो रॉकेट का इस्तेमाल होता है उससे ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो मेरे ख्याल ये एक जो बहुत बड़ा जो दुष्प्रचार शुरू हुआ था 17 तारीख की रात को, वो 18 की सुबह तक वो खत्म हो गया था, क्योंकि जब वो तस्वीरें आई थी सबके सामने तो ये स्पष्ट हो गया था कि वो हमले की किस टाइप का वो हमला था। अस्पताल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अस्पताल की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पहली बात। तो इसलिए वो जो प्रेशर की आप बात कर रही हैं वो प्रेशर नहीं है उस लिहाज से, लेकिन इजराइल के ऊपर भी एक प्रेशर है कि आपको ये आपको देखना पड़ेगा कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो, या उस मिनिमम इफेक्ट हो। इफेक्ट तो होगा क्योंकि जंग चल रही है, सिविलियन पॉपुलेशन उसके बीच में फंसी हुई है, उन्हीं के अंदर घुले मिले हमास के जो छापामार हैं वो हैं, या उनके आतंकी हैं वो भी उसके साथ हैं। और मैं एक चीज जरा बताते चलूं
कि जो भारत सरकार की नीति है उसमें कोई बदलाव तो नहीं आया, लेकिन एक जगह पे वो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि जब आतंकवाद का मामला होता है तो वो कोई कन्नी बिना काटे या बिना उस कोई इक्विवेलेंस ड्रॉ करे आतंकवाद को आतंकवाद की तरह ट्रीट करती है, जो शायद पहले नहीं करते थे। और दूसरी चीज अंजना जी, अटल बिहारी वाजपेयी को खुदा नहीं थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ बोल दिया तो सारी की सारे जो देश है या सारे के सारे जो इस देश के लोग हैं वो एक ही लाइन पे चलते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 7 अक्टूबर टाइप का हमला भी नहीं हुआ था, तो मेरे ख्याल ये भी स्पष्ट होना चाहिए लोगों को। तीसरी चीज ये कि आगे क्या होगा, देखिए अब मेरे ख्याल इजराइल के अंदर भी शायद अब एक सोच ये जरूर है कि कितना अंदर तक जाए, किस तरीके से हमला करें, क्योंकि अगर अंदर जाते हैं तो जैसे आप अपनी इनिशियल रिपोर्ट में बता रही थी बहुत भीषण लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि ये उधर आप टैंक वैंक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाएंगे और आपके टैंक्स भी वल्नरेबल होंगे, आपके जो फौजी जाएंगे वो भी वल्नरेबल होंगे, स्नाइपर्स होंगे, वहां मलबा होगा, तो बहुत ही मुश्किल होगी उस तरीके की युद्ध लड़ना। और उसका नतीजा क्या निकलेगा, मेरे ख्याल ये भी इंपॉर्टेंट है। हमास की बहुत बड़ी लीडरशिप ऐसी है जिसको आप ऑलरेडी मार चुके हैं पिछले 10-12 दिन में, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके और बड़े लीडर हैं वो बाकी देशों में हैं, वो ईरान में है, तुर्की में है, शाम में है, कतर में है। कतर में छिपे हुए हैं, 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, 7 स्टार होटल में, वो तो पूरे मजे लेते हैं जिंदगी के, झोंक कर यहाँ पर लोगों को। आप कहां तक उनको डिग्रेड कर पाएंगे? और क्योंकि आपको हमको सबको ये भी एक जान लेना चाहिए कि हमास एक जगह तो एक संगठन है, लेकिन दूसरी तरफ एक सोच है। आपने पिछले 20 साल में जब से 9/11 वाला हमला हुआ है अमेरिका में, तब से इस सोच के ऊपर किसी ने यलगार नहीं की, किसी ने उसके साथ स्पष्टता से जूझने की कोशिश नहीं की। वो सोच फैली है और वो सोच सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं फैली, वो दक्षिण एशिया में भी फैली है, वो अफ्रीका में भी फैली है, यूरोप में भी फैली है और अमेरिका में भी फैली है। उसको तो आपने किसी ने अटैक नहीं किया, तो आप हमास को अगर ध्वस्त भी कर देंगे तो उस सोच का क्या करेंगे? कल को दूसरा एक हमास आ जाएगा। तो ये किसी ने सोचा ही नहीं है और ना इस पर कोई बातचीत हो रही है। ठीक है जनरल सिवाच, मैं अब आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं, कहां तक, कब तक और कितना, ये मतलब आपको समझना पड़ेगा ना कि आप, कई लोग ये मान रहे हैं, लिख रहे हैं कि गाजा ट्रैप बनता जा रहा है इजराइल के लिए, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप टैंक्स तैनात कर रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, लेकिन 4000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। कितना मारेंगे तब जाकर आपको लगेगा हमास का अंत हो गया? उनके जो बड़े नेता हैं वो तो कतर जैसे देशों में बैठे हुए आराम से एसी में, उन्हें क्या मतलब है? वो तो बस ताली बजाते हैं दूर से और इनको झोंकते हैं मौत जैसी जिंदगी में। हाँ देखो अंजना, एक चीज तो सच्चाई है कि अगर हमास को खत्म करना है अभी भी, वहां पर उसकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो गाजा स्ट्रिप में है, उसको अभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। ग्राउंड अटैक होगा, पर ग्राउंड अटैक जल्दबाजी में नहीं करेगा इजराइल। उसकी वजह है, एक तो उनको होस्टेजेस पे अभी तक कोई ज्यादा क्लियरिटी नहीं है उनका क्या होगा, कहीं उनको मारना स्टार्ट करे। दूसरी बात सच्चाई यह है कि इतने पैलेस्टाइनी सिविलियन वहां फंसे हुए हैं, जब तक वो इजिप्ट की तरफ नहीं जाएंगे इनकी कैजुअलिटी होती है, कोलेटरल डैमेज होगा तो फिर पलटा बदल जाए। नहीं खोल रहा है, नहीं खोला, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं खोलता, फिर भी ये 2-3 चीजें चाहते हैं। देखो, अगर ये सोचना कि ये लड़ाई में हमास को हरा देंगे बिना अंदर जाए, ये मुझे नामुमकिन लगता है। इनको चाहे कितनी कैजुअलिटी हो, इजराइल को अंदर जाना ही पड़ेगा, मगर ये सोच समझ के चल रहे हैं, ये सॉफ्टनिंग अप कर रहे हैं पूरे इलाके का और कहीं ना कहीं ज्यादा इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। ये टनल की लड़ाई है, इसके नीचे टनल है। जो बातचीत बता रहे थे कि जो टैंक हैं वो आपको बिल्टअप एरिया तक तो ले जाएंगे, मगर जब बिल्टअप एरिया के अंदर घुसेंगे तो टैंक नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, एक इन्फेंट्री करेगी। पहले उससे एयर पावर का इस्तेमाल करोगे, आरटी पार करोगे, मिसाइल करोगे, मगर जब इन्फेंट्री अंदर घुसेगी तो बहुत कैजुअलिटी हो सकती है। और कोलेटरल डैमेज में जो ये रॉकेट, मिसाइल और एयर पावर का इस्तेमाल है, इसके अंदर जो पैलेस्टाइनियन सिविलियन की कैजुअलिटी होगी, मुझे लगता है जितना लंबा ये लड़ाई खिंचेगी वो जो है डिसएडवांटेज इजराइल को है, क्योंकि जो देश अभी भी फेंस सीटर हैं, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, ओमान,
वो भी उनका भी थोड़ा सा रवैया एक प्रकार पैलेस्टीन की तरफ हो सकता है। तो कुलदीप मुझे सिंह लगता साहब, है कि एक बड़ा डिसीजन सोच समझ के लेना, इसीलिए मुझे लगता है इजराइल जल्दबाजी में अंदर नहीं घुस रहा गाजा स्ट्रिप में, मगर ये सच्चाई है घुसेगा उस समय कि कोई ना कोई क्लैरिटी हो और कुलदीप उनको सिंह सक्सेस शेखावत मिलने के साहब, ठीक है चांसेस। सर, कुलदीप सिंह शेखावत साहब आपके पास मैं आना चाहती हूं। इजिप्ट जैसे देश भी लिप सर्विस बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं लोग सड़कों पर, लेकिन इजिप्ट राफा क्रॉसिंग खोलने को तैयार नहीं है। इधर से इजराइल कहता है कि आप लोग नीचे जाइए, वो किधर निकले? तो फिर ये क्या लिप सर्विस ही कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि अंदर ही अंदर सऊदी अरब हो, यूएई हो, ऐसे इजिप्ट हो, ये तमाम देश भी चाहते हैं हमास जैसे आतंकी संगठन खत्म हो, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन खत्म हो? जी, पहली चीज तो अंजना जी, जो मेरे पास लास्ट खबर है वो ये है कि इजिप्ट ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अब रफा क्रॉसिंग खोल रहा है। वहां से ये खोल रहा है तो पिछले 3 दिन से हो रहा है सर, 3 दिन से हो रहा है कि खोल रहा है, बस अब खोलने वाला है। हाँ, वो आज उन्होंने कंफर्म किया है कि वो ट्रक्स के लिए खोलेगा, पर ह्यूमन के लिए नहीं, ये तो कंफर्म्ड है। रह गई बात टेररिज्म की, तो टेररिज्म वर्ल्ड के जिस भी हिस्से में होगा, जहां भी होगा, उसका सफाया होना जरूरी है। भले वो हमास की शक्ल में हो, भले ही वो आईसिस की शक्ल में हो, जिस भी देश में हो, जिस भी माहौल में हो, अगर टेररिज्म को आप बढ़ावा देंगे या बढ़ाने देंगे तो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए समस्या है, और समस्या छोटी नहीं है, जाग तनवीर साहब, समस्या बहुत बड़ी है। जाग तनवीर साहब, अगर इस तरह से इस पैमाने पर आतंकी संगठन का कब्जा हो जाए, जीता था ना हमास वहां पर, और उसके बाद से कुछ चुनाव ही नहीं हुए, उसी का कब्जा चल रहा है, ऐसे में जो परिस्थिति अब बनी है, अब वो आगे बढ़ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना जी। देखिए, सबसे पहली बात जो हम लोगों को समझना चाहिए वो ये है कि हमास में और पैलेस्टाइन में, फलस्तीन में जमीन आसमान का फर्क है। ये डिफरेंस अक्सर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और जो हमास के अगेंस्ट में है लोग समझ रहे हैं कि ये फलस्तीन के अगेंस्ट में है। और अगर कोई फलस्तीन की